नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ, इंस्टा पे नहीं फॉलो किया कर लो। व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो ये जो नंबर दिया गया है इस पे जो है मैसेज करके व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर ये स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा व्हाट्सएप पे तभी नोटिफ़िकेशन आएगा, ठीक है? इसके अलावा साथियों मैंने आप सभी को बताया है कि अब आप लोग जो है डेली क्विज़ दे सकते हो, ठीक है? फिर से कह रहा हूँ डेली क्विज़ दे सकते हो, 24 घंटे कभी भी क्विज़ दे सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर एक डेली लाइव टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा और वहाँ पे कई सारे टेस्ट होंगे, आप जब चाहो तब वो जो टेस्ट को दे सकते हो, लगा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, अपनी तैयारी को और अलग लेवल पे ले जा सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा साथियों इसी वाले ऐप पर आपका जो है हमारा लक्ष्य बैच भी चल रहा है, बीएड के लिए और पेट के लिए जो अर्जुन बैच चल रहा है। तो इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं, ठीक है? सीरियसली अगर आप जो है गवर्नमेंट सीट चाहते हैं, आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई अच्छे परसेंटाइल से करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। सीरियस होकर के आपको यहाँ पर पढ़ाई देखने को मिलती है, आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज़ लाइव क्लास मिलता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक बार पे करके आते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ा सीरियस हो जाते हो, अपनी तैयारी को जो है नेक्स्ट लेवल जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी जो थ्योरी क्लास मिल रही है, बुक नहीं खरीदना है आपको, पूरी जो है आपको यहाँ पर बुक मिल रहा है। 5000 से अधिक प्रश्नों के यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर लास्ट टाइम में आपको खरीदने पड़ता है ना प्रैक्टिस सेट वैक्टिस सेट, वो भी नहीं खरीदना है आपको, यहीं पर वो भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएँगे। सब कुछ अभी आपका ऑफर चल रहा है 299 वाला, ठीक है? 300 में आपको ये सब कुछ मिल रहा है और ऐसा ऑफर पूरे यूट्यूब पर आपको जो है कोई नहीं देगा, मैं आपको जो है लिख के दे सकता हूँ। तो अगर आपको इससे जो है जुड़ना है तो आज ही जो है जुड़ जाओ। और कैसे जुड़ना है, आपको सिंपली वही ऐप डाउनलोड करना है, कोर्सेज़ पे जाना है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? और पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, पे करके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अभी सिंपली जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास के बाद आप लोग एक बार जो है जाकर के ऐप तो कम से कम डाउनलोड कर ही लीजिएगा फ्री का क्विज ही देने के लिए, ठीक है? और अच्छा लगता है तो आप लोग जो है बैच ज्वाइन करिएगा, डेमो क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। चलिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, जिससे जल्द ही आप सभी की क्लास को शुरू किया जाए। चलिए डियर, देखिए आप सभी के बीच में एक बढ़िया सी और प्यारी सी क्लास लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए फटाफट दे लेते हैं डियर। पहला प्रश्न आप सभी के सामने उपस्थित है, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जल्दी जल्दी से देखिए और इसका आंसर करिए। दुनिया का बहुत ही आसान और सबसे अधिक आने वाला प्रश्न है ये, इतिहास का। आप देख सकते हैं कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था, यानी इसमें से कौन सा ग्रीक यूनानी राजदूत था? सबसे पहली बात तो इसमें देखो, रवि भैया ने आपके कितना अच्छे से कलाकारी किया है, कितना सुंदर बनाया है। सबसे पहले तो उनके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा इमोजी आप लोग लगा दीजिए बढ़िया से, इतना बढ़िया बनाने के लिए, ठीक है? चलो अब देख लेते हैं फटाफट। कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो डियर आप सभी लोग जानते हैं कौन था, मेगस्थनीज था। कौन था डियर? मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगस्थनीज ने एक इंडिका नामक ग्रंथ को भी लिखा था। किस ग्रंथ को? इंडिका। इंडिका नामक ग्रंथ लिखा और इंडिका में इन्होंने जो है 7 जातियों का जिक्र किया था। कितने जातियों का? 7 जातियों का जिक्र, 7 जातियों का जिक्र किया और पाटलिपुत्र का। 7 जातियों का जिक्र और किसका किया? पाटलिपुत्र। याद रहेगा, इंडिका नामक पुस्तक में जो है भारत में 7 प्रकार की जातियां तथा पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन इसने किया था। पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन, पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन, के प्रशासन का वर्णन याद रहेगा डियर। और इंडिका नामक पुस्तक में भारत में 7 जातियों, भारत में 7 जातियों और पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन इसमें किया था। याद रहेगा डियर।
चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला बताइए, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? फटाफट बताएंगे डियर। चलो फटाफट देख लो क्या आंसर आने वाला है। तो यहां पर आप देख लेंगे, सुंग वंश की स्थापना के बारे में बात किया जाए डियर, तो आप जानते हैं पुष्यमित्र सुंग ने किया था। जो है सुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप जानते हैं पुष्यमित्र सुंग ने इसका स्थापना किया था। आप जानते हैं सुंग उज्जैन के निवासी थे। पहली बात, कौन थे ये जो सुंग थे? कहां के निवासी थे डियर? उज्जैन के निवासी थे। और इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। आप जानते हैं अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र सुंग था। कौन था अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति? कौन था? पुष्यमित्र सुंग था। पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और सुंग वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी डियर। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां पर हैं? तो आप जानते हैं जो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हैं वो कहां स्थित हैं डियर? हम्पी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर हम्पी, उन सभी का एकदम से सही है। आप जानते हैं सबसे पहली बात यह कि विजयनगर की स्थापना, तो आप जानते हैं विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कौन? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक था और उसकी पहली राजधानी आप जानते हैं अनेगोंदी थी। और हरिहर की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का सिंहासन पर बैठा और इसने तमिलनाडु राज्य को विजयनगर में सम्मिलित कर लिया। आपको याद रखना है बुक्का ने जो है बुक्का के समय कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया था। ये सारी चीजें डियर आप सभी को याद रखना है। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम डियर हुआ था 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं 1857 का जो क्रांति है, जो संग्राम है, इसे डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक में द ग्रेट रिवेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो क्या कहा था? इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डियर। आप सभी को याद रखना है 1857 की जो है क्रांति का तात्कालिक कारण था गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। आप जानते हैं मंगल पांडे जो मेरठ का एक सैनिक था, वह पहली बात तो मंगल पांडे एक हिंदू था। और आप जानते हैं वहां पर जब नया कारतूस इस्तेमाल किया गया तो कारतूस के ऊपर गाय और सुअर युक्त चर्बी लगाया गया। जब भी हम गोली चलाते थे उसके पहले हम कारतूस को दांत से जो है दांत से उसके ऊपर लगा रहता था गाय और सुअर की चर्बी, उसे निकालना पड़ता था। आपको पता है हिंदुओं में माना जाता है गाय और सुअर की चर्बी को छूना पाप है, तो उसे दांत से निकालना कितना बड़ा पाप होगा। इसलिए जो है सबसे पहले मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और धीरे धीरे जो है 1857 की क्रांति एक विराट रूप ले ली थी। तो इसे ही एक सबसे पहला राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था डियर। आप सभी को याद रखना है। आगे देखो नेक्स्ट। कहा गया है निम्नलिखित में से सन 1857 के विद्रोह का नेता कौन नहीं था? 1857 के विद्रोह का नेता आप जानते हैं तात्या टोपे थे, नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल थे, बहादुर शाह जफर थे जिसे बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है, कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह के अलावा जो है बहुत सारे नेता थे, लेकिन इसमें कौन नहीं था? बिरसा मुंडा। कौन नहीं थे? बिरसा मुंडा 1857 की क्रांति के नेता नहीं थे डियर। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। कहा गया चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? बढ़िया से और अच्छा प्रश्न है डियर, फटाफट बता दो। तो आप लोग जानते हैं मास्टर दा के नाम से जाने जाने वाले मास्टर दा के नाम से जो है जाने जाने वाले सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। किसके? इनको किस नाम से जानते हैं? मास्टर दा। मास्टर दा के रूप में जाने जाने वाले कौन डियर?
सूर्यसेन। सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव में धावा बोला गया। आप सभी को पता है हमला किया गया था। कब किया गया आप जानते हैं, 18 अप्रैल 1930 को सशस्त्र विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में स्थित एक चिटगांव है, चिटगांव पुलिस और सहायक सेना के शस्त्रागार पर हमला करने वाले विद्रोहियों में जो है ये लोग शामिल थे। आपको डियर याद रखना है। तो ये सबसे पहली बात, ये विद्रोह ये हमला कब हुआ था, तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चिटगांव का जो है चिटगांव में हमला हुआ था। पर धावा 18 अप्रैल 1930 आपको डियर याद रखना है। कब याद रखना है, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी। आप सभी को इसे याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा जरा देख लो। कहा गया है इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो आपको पता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। किसके संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे डियर, राजा राम मोहन राय थे। आप सभी को पता है कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय और रवि जो है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहली बात 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में जो है स्थापना, कलकत्ता में क्या कर दिया गया था डियर, स्थापना कर दिया गया था किसका, ब्रह्म समाज का डियर। आप सभी को इसे याद रखना है। क्लियर है। हाँ, प्रभावी रूप से ब्राह्मणवाद में धर्म सुधार के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके साथ ही 19वीं शताब्दी का बंगाल पुनर्जागरण भी आरंभ हो गया था। तो ये सारी चीजें डियर आप सभी को याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं वंदे मातरम आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3 जो लोग आंसर कर रहे हैं डियर 8 नंबर का वंदे मातरम आंदोलन, उन सभी का एकदम से सही होगा। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान आप जानते हैं सरकारी नौकरियां, न्यायालयों और विद्यालयों और कॉलेजों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया था। ये सारी चीजें डियर आप सभी को याद रखना है। क्लियर है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी, जल्दी से बताएंगे तो आप लोग जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी, तो सबसे पहली बात सारी चीज ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो आप जानते हैं हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कब किया था, 1938 ईस्वी में इन्होंने वहां पर जो है वहां की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 1939 में भी चुनाव हुआ था, जो है गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया थे और सुभाष चंद्र बोस जी के पक्ष में चुनाव हुआ था। चुनाव में कांग्रेस का अध्यक्ष पुनः चुन लिया गया था, किसको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, फिर भी इन पर बहुत प्रेशर था। प्रेशर की वजह से इन्होंने 1939 ईस्वी में जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस से बाहर निकल आए। और कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद इन्होंने किसकी स्थापना कर डाली, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर डाली। कब कर डाली, 1939 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दी, 1939 में स्थापना कर दी किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो अगर पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी डियर। कब की, 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। आप सभी को डियर याद रखना है। क्लियर है। चलो
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? तो सबसे पहली बात तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी मार्च के समय, आप जानते हैं जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे नमक कानून को तोड़ने के लिए, उस वक्त जब वो दांडी पहुंचे, वहां नमक उठाकर नमक कानून तोड़े, तो वहां पे देखे कि ज्यादा जनसंख्या में लोग हैं, यहाँ पे लाओ एक और आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो 1930 ईस्वी में ही इन्होंने क्या कर दिया, एक नए आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। आपको याद रखना है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी 1942 ईस्वी में। कब की थी? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। इसके नेतृत्व भी गांधी जी ने ही किया था। डियर, आप सभी को याद रखना है। और कैबिनेट मिशन प्लान यहां पर दिख रहा है, तो कैबिनेट जो मिशन प्लान है ये आया था 1946 में। ठीक है, तो ये इसका कालानुक्रम है। तो देख लो आप, पहले में तो सही है, दूसरे में कैबिनेट मिशन प्लान दे दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल गलत है। पहला वाला एकदम सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी में लाया गया था। डियर, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? हाँ, एक सबसे बड़ी बात यह है, ये पूछा जाता है कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत पहुंचा था? अगर पूछा जाए तो आप जानते हैं किसके नेतृत्व में भारत पहुंचा, तो भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंच गया था। ये बढ़िया क्वेश्चन है डियर, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखो मरुद्वीप किससे संबंधित है, फटाफट बताएंगे डियर। मरुद्वीप, जो मरुद्वीप है यह किससे संबंधित है, फटाफट छाप देंगे। तो आप सभी को पता है जो मरुद्वीप है वह किससे संबंधित है डियर? रेगिस्तान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का डियर एकदम सही हो जाएगा। आप जानते हैं मरुद्वीप रेगिस्तानों में अवस्थित होते हैं, और रेगिस्तान में ऐसे क्षेत्र जहां कुछ वनस्पतियां मिलती हैं जो सामान्य स्तर से ऊंची होती हैं तथा चारों तरफ से घिरे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मरुद्वीप कहते हैं डियर, आप सभी को याद रखना है। अगला देखो नेक्स्ट, कहा गया है सुंडागर्त अवस्थित है। सुंडागर्त कहां अवस्थित है? तो सुंडागर्त आप जानते हैं कहां अवस्थित है डियर? हिंद महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं, सुंडागर्त कहां अवस्थित है? तो हिंद महासागर में अवस्थित है डियर, आप सभी को याद रखना है। पहली बात तो हिंद महासागर में गर्तों का अभाव है, केवल जावा के दक्षिण में सुंडागर्त है जिसकी गहराई लगभग आप जानते हैं जो है 8152 मीटर है। इसकी गहराई कितना है? सुंडागर्त की गहराई, इसकी गहराई 8152 मीटर, याद रहेगा। केवल एक ही यही है, बाकी जो है हिंद महासागर में गर्तों का अभाव पाया जाता है, 8152 मीटर है। आप जानते हैं अगर पूछे कि विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो आपसे पूछे तो विश्व की सबसे गहरी गर्त आपको अच्छे तरह से पता है कहां पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी गर्त, विश्व की सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? आप जानते हैं मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी गर्त है मैरियाना गर्त, जो कहां पाई जाती है डियर? प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पास में अवस्थित है। इसकी गहराई है 11.02 किलोमीटर। इसकी गहराई है, गहराई 11.02 किलोमीटर में यह है, ध्यान रखना।
वैल्यू किसमें है? किलोमीटर में है। इतना गहरा है मैरियाना गर्त। और किसके पास में है मैरियाना गर्त? तो अभी मैंने आपको बताया फिलीपींस के पास में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? फिलीपींस के पास। कहाँ है डियर? फिलीपींस के पास। फिलीपींस के पास। तो याद रखेंगे, अगर सुंडा गर्त पूछे तो सुंडा गर्त कहां पर है? तो हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में बहुत कम पाया जाता है गर्त। और सब इसकी गहराई कितना है? 8152। अगर विश्व की सबसे गहरी गर्त पूछी जाए तो मैरियाना गर्त है। आप जानते हैं किस सागर में है? प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई कितनी है? 11.02 किलोमीटर है। कहां पर है? फिलीपींस के पास में यह अवस्थित है डियर। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कहा गया है भारतीय मानक समय आधारित है। आप जानते हैं कितना? 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। आप जानते हैं जो मानक समय है वह इसी के पूर्व देशांतर पर आधारित है। और यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, जो भारत का मानक समय है। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते रहिए। ये कहां से गुजरती है? बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी उत्तर प्रदेश वाले हैं वो ध्यान से रखेंगे। ये कहां से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के, जिसे आप प्रयागराज कहते हो, प्रयागराज के मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से डियर? प्रयागराज, जिसका नाम इलाहाबाद था प्रयागराज हो गया है। तो जो है कितना? 22.5 यानी सॉरी 22.5 कह रहे हैं, सॉरी डियर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर से जो है पर इसका मानक समय माना गया है। इस पर आधारित है। यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। जो भारत का मानक समय है वो भारतीय मानक समय, याद रखो, जो भारत का मानक समय है वो भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा आगे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन जो टाइम से कितना घंटा? 5.5 घंटा आगे है। ये आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गार्डविन ऑस्टिन, जिसे आप K2 कहते हो, क्या कहते हो? K2 कहते हो या गार्डविन ऑस्टिन, ये जो है ये आप जानते हैं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ऊंचाई 8611 मीटर। याद रहेगा डियर, गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है डियर, आप सभी को याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी का अंग भी है। किसका है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का अंग। काराकोरम पर्वत श्रेणी का अंग। पर्वत श्रेणी पूछ लिया जाता है, याद रखना, पर्वत श्रेणी का अंग है। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। याद रहेगा डियर, ये विश्व की दूसरी है और माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी है। आप सभी को डियर याद रखना है। क्लियर है? आगे कहा गया किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत का रखो, दक्षिण भारत का
मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है, अगर पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो हम किसे कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। किसे कहेंगे डियर? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, मदुरई को कहा जाता है। आप जानते हैं यह तमिलनाडु राज्य में बैगई नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बैगई नदी के किनारे, बैगई नदी के किनारे स्थित। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में बैगई नदी के किनारे स्थित है। कौन? मदुरई, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ कपास की खेती होती है तथा टेक्सटाइल उद्योग प्रमुख रूप से विकसित है और सूती कपड़ों का उत्पादन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कहा गया है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या है? इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। माल्थस ने कहा, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत, इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत दिया था, कहा था जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जो खाद्य आपूर्ति है वह गणितीय अनुपात में बढ़ती है। बिल्कुल 16 नंबर का ए। जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये आप जानते हैं 1759 ईस्वी में, कब डियर? 1759 ईस्वी, सॉरी 1798 की अपनी कृति एन एसे आनंद जो है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के मध्य संबंधों की जांच की और जनसंख्या वृद्धि के संबंधित माल्थसियन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि मानव जनसंख्या में घातांकीय रूप में वृद्धि होती है, अर्थात प्रत्येक चक्र के साथ दोगुनी वृद्धि होती है, जबकि खाद्य उत्पादन में गणितीय दर से वृद्धि होती है, अर्थात समय के प्रत्येक समान अंतराल में समान वृद्धि की पुनरावृत्ति होती है। ऐसा माल्थस ने कहा था। कब कहा था? आप जानते हैं 1798 में इनकी एक पुस्तक थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसमें इन्होंने ये बात कही थी डियर, याद रख लेना। कब? लिख देता हूं नहीं तो आप भूल जाएंगे। इनकी एक पुस्तक थी, कब इन्होंने लिखा था? 1798 में। क्या कहा था? एन एसे, क्या कहा मैंने? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ द पॉपुलेशन में इन्होंने यह दिया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो जल्दी से। नेक्स्ट है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह ना हो, क्या कहलाती है? जल्दी जल्दी से बताओ डियर, इसका आंसर क्या आने वाला है? कहा गया ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह ना हो। अगर माल या धन का प्रवाह ना हो तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कह देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा अर्थव्यवस्था कह देते हैं डियर? बंद अर्थव्यवस्था कह देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जिनका आंसर आ रहा है उनका सही हो जाएगा। सबसे पहली बात कि आप जानते हैं बंद अर्थव्यवस्था, सबसे पहली बात आत्मनिर्भर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आयात और निर्यात नहीं किया जाता। यह खुली अर्थव्यवस्था की विपरीत अवस्था है और खुली अर्थव्यवस्था में एक देश दूसरे बाहरी देश के साथ व्यापार करता है, ये खुली अर्थव्यवस्था है। और ये जो आपका है बंद अर्थव्यवस्था जो है ये नहीं करता है। बस इतना सा अंतर है, आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा।
कहा गया मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नाम है? मेरा खाता भाग्य विधाता। भैया 15 लाख वालों ध्यान देना, आपको याद होगा 15 लाख वालों जिनको 15 लाख देने की बात की गई थी, क्या किसी के खाते में 15 लाख आया? आया हो तो बता दो। वही योजना है। तो आप लोग जानते हैं मेरा खाता भाग्य विधाता प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। 15 लाख जल्दी से उसमें आता, मेरा खाता भाग्य विधाता, और 15 लाख कह के अभी तक उसमें ना आता, ये कह दो आप, ये नारा बदल गया है, नारा चेंज हो गया है। तो कह सकते हैं, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। आप जानते हैं इस योजना में भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया था और खोले गए सभी बैंक खातों को डेबिट कार्ड से जोड़ा गया। और आप जानते हैं रुपे योजना के तहत जारी किया गया था, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? कच्चे माल पर आश्रित आप जानते हैं पेट्रोलियम, हल्की इंजीनियरिंग, चीनी उद्योग जो है आप जानते हैं कच्चे माल पर आधारित जो है आश्रित उद्योग है। जो बाकी सभी जहाज निर्माण सब नहीं है, पहला होगा। आप जानते हैं भारत में चीनी उद्योग जो है ये कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। भारत में कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग द्वितीय बृहद उद्योग है, आप जानते हैं। और इस उद्योग का केंद्रीयकरण उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में काफी अधिक है। चीनी उद्योग के तकनीकी कुशलता के सुधार हेतु आप जानते हैं कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है, आपको याद रखना है। कहां पर? चीनी उद्योग, हाँ, के तकनीकी कुशलता के सुधार हेतु कहां पर? कानपुर में। कानपुर में, कहां पर? कानपुर में। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर टेक्नोलॉजी, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। ये आपको याद रख लेना। क्लियर? चीनी उद्योग के सुधार के लिए। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? दुनिया का सबसे आसान, बढ़िया और मस्त आंसर है, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। 1943 ईस्वी। कब ईयर? सीडी देशमुख 1943 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। और बाद में वह केंद्रीय मंत्रिमंडल 1950 से 56 में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। वह पेशे से एक लोक सेवक थे। आप सभी को ये सारी चीजें याद रखना है। क्लियर है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री 1950 से 56 ईस्वी। कौन? सीडी देशमुख। याद रहेगा डियर? 20 नंबर का एक, जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो, कहा गया कि संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को जो है आधिपत्य दिया। निदेशक सिद्धांत को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी
42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में आप जानते हैं यह संशोधन किया गया और अनुच्छेद 31 में संशोधन कर मूलभूत अधिकारों के रूप जो है के ऊपर निदेशक सिद्धांत को अधिकरण किया गया और उदाहरण के तौर पर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आप जानते हैं कर्मकार भी उद्योगों के प्रबंध में भाग लेंगे। पर्यावरण की रक्षा एवं विकास, वन जीवों की सुरक्षा आदि बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी। तो आप सभी को डेर याद रखना है। तो यह मूलभूत अधिकार अनुच्छेद किस में संशोधन, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 31 में सुधार। याद रहेगा अनुच्छेद 31 में सुधार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की क्या कहा जाता है, रीढ़, संविधान का आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा डियर आप सभी को याद रखना 42वें संविधान संशोधन में ही प्रस्तावना में संशोधन हो गया था। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल, लघु संविधान क्या कहते हैं, इसे लघु संविधान कहते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। डियर आप सभी को याद रखना है। क्लियर है। कहा गया लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है डियर, फटाफट से आप सभी लोग इसका आंसर छाप देंगे। तो आप जानते हैं लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है कब, राष्ट्रपति जब बुलाए, बिल्कुल नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। एकदम सही बात है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाए डियर, मतभेद हो जाए, तो संसद की संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पूछ लिया जाता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो आप जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है भैया, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है डियर। आप सभी को इसे रट लेना है, इसे याद रखना है। क्लियर है। चलो अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है, तो आप जानते हैं जो है संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 11। कौन देता है डियर, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि अनुच्छेद 11 कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है और इस अनुच्छेद में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संसद नागरिकता के अधिग्रहण और समापन तथा इससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर कोई भी प्रावधान बना सकता है बिना किसी समस्या के। क्लियर। आगे कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है, भारत को क्या घोषित करता है, आप जानते हैं भारत को एक अर्ध संघीय राज्य, क्या भारत को एक अर्ध संघीय राज्य घोषित करता है डियर, आप सभी को याद रखना है। एक राज्य संघ, संघीय राज्य, हाँ संघीय राज्य घोषित करेगा, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है। चल आप जानते हैं कहा गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं
यह कौन सा हो जाएगा डियर? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन देता है? अनुच्छेद 40। जो अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 आप जानते हैं, यह अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें अधिकार और शक्ति जो है प्रदान करना चाहिए। और यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से एक है डियर। आप सभी को इसे अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। सर जी पहला वाला फिर से बता दीजिए। अच्छा जी, कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं कौन सा है। अच्छा, ये कह रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? हाँ बिल्कुल, आराम से आप देख सकते हैं। चलो, आप जानते हैं ये राज्यों का एक संघ घोषित कर दिया जाता है। क्या है? राज्यों का एक संघ। अनुच्छेद 1 में क्या है? राज्यों जो है भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। हाँ, एक संघीय राज्य। बिल्कुल, राज्यों का एक क्या है? संघ है, संघीय राज्य कह सकते हैं। जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। याद रहेगा, अनुच्छेद 1 ये बताता है। क्लियर है डियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कहा गया है यक्षमा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार या प्रभावकारी होती है? जल्दी से बताएंगे। यक्षमा, पहली बात तो यक्षमा समझो है क्या? यक्षमा है क्या? तो सबसे पहले बात तो यक्षमा के विरुद्ध, यक्षमा है क्या? यक्षमा आप जानते हैं टीबी होता है। क्या होता है? यक्षमा का मतलब टीबी होता है। तो आपको बताना है टीबी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार, जिसे प्रभावकारी कहते हैं, प्रभावकारी होती है। तो यक्षमा टीबी की बात है। आप जानते हैं टीबी के विरुद्ध आप कौन सी है? तो आप जानते हैं कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी प्रभावकारी होती है डियर? स्ट्रेप्टोमाइसिन। आप जानते हैं कि हमारा भारत 2025 में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त, क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है डियर। आप सभी को याद रखना है। ये जो टीबी है, टीबी जिसे तपेदिक कहते हो, तपेदिक या इसे ट्यूबरक्लोसिस रोग भी कहा जाता है, यह एक संक्रामक रोग है जो आप जानते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। और इसके विरुद्ध ये वाली दवा आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। महत्वपूर्ण है डियर, क्योंकि 2025 में इससे क्या करना है? 2025 में टीबी से मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला है जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है डियर? फटाफट से बताएं, इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? तो आप जानते हैं कि अगर जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा हो तो कौन सा रोग पैदा हो जाएगा? गाउट रोग पैदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का डियर एकदम सही है। कौन सा रोग हो जाएगा? गाउट। गाउट एक उपापचयी रोग है, आप जानते हैं, जिसमें रक्त में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा हो जाती है। यूरिक अम्ल की क्या होती है? उच्च मात्रा, यानी अधिक मात्रा हो जाती है। और पहले आक्रमण के शुरू होने से जोड़ों में एकदम तेज दर्द होगा और कुछ ही घंटों में ग्रस्त जो जोड़ गर्म, लाल और सूजा हुआ, अत्यंत स्पर्श असह्य हो जाएगा और बाद में घुटने
घुटने हैं, पैर हैं जो आपके कूल्हे हैं, कंधे, कोहनी, कलाई, और आप जानते हैं जोड़ों में रोग हो जाता है, निचले अंगों के जोड़ ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे। आपको यह डियर याद रखना है। क्लियर है? कहा गया है पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है, तो बफर विलयन के कारण। किसके कारण पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है, तो बफर विलयन से सतत रखा जा सकता है। आप जानते हैं वह खोल जिसमें अम्ल मात्रा, अल्प मात्रा में अम्ल या आप जानते हैं भस्म मिलाने से घोल का पीएच लगभग अपरिवर्तित रहता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? बफर विलयन कहते हैं। आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अगला, परमाणु पाइल का प्रयोग कहां होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। कहां होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। आप जानते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं या परमाणु भट्टी या उसे ही एटॉमिक पाइल एक जो है कहा जाता है, एक ऐसा संयंत्र है जिसमें परमाणु ऊर्जा से संबंधित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है और विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा पूर्ण नियंत्रण में रखी जाती है। डियर आप सभी को याद रखना है। आज का अंतिम प्रश्न है, फटाफट देख लो। अंतिम प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है। उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष का होगा आकर्ष, निष्कर्ष, अपकर्ष या मध्याकर्ष। इसका आंसर क्या होने वाला है? सॉरी 36 डायरेक्ट आ गया 30 के बाद 30 के बाद सीधा 36 आ गया। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा डियर? अपकर्ष होगा। उत्कर्ष का मतलब होता है, उत्कर्ष का मतलब होता है उभरना और अपकर्ष का मतलब होता है गिरना। आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो, जिसका ऋण लिया हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसका ऋण लिया हो, जिसका ऋण लिया हो, फटाफट बताओ। बहुत आसान आसान प्रश्न आ गया। जिसका ऋण लिया हो उसे कर्जदाता कहते हैं। आप जिससे, जिसका ऋण लेने का मतलब जिससे आप ऋण प्राप्त करते हो, जिससे आप कर्जा मांगते हो, वह कर्जदाता होता है और आप प्राप्त करते हो, इसलिए आप कर्जदार होंगे। आप कौन होंगे? आप प्राप्त कर रहे हैं तो कर्जदार, जो दे रहा है वो कर्जदाता। आसान सा प्रश्न है। अगला है, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ है। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का बहुत सही अर्थ है, बहुत सही, अच्छा सा आंसर है। तो आप जानते हैं लज्जा को पानी में डुबो देना होगा। चुल्लू भर पानी में डूबना, नदी में डूब जाना चुल्लू भर पानी नहीं होता। लज्जा को पानी में डुबो देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। एकदम सही है। क्या करना? लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना कह सकते हैं हम। लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना। कहते नहीं है गांव में कि तुम मेरे जितना छोटा सा काम नहीं कर पाए, आया तुमको वो मोहन मारकर चला गया, तुम जाओ चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ कर मर जाओ, डूब के मर जाओ। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? कह देते हैं ना। चलो अगला, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटना है। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, बिल्कुल गलत बात है। चाकू से बच्चों को नहीं काटा जाता। होगा जो है चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, गलत बात है। चाकू से काट कर बच्चों को फल दो, ये सही होगा। क्या होगा? चाकू से काट कर बच्चों को फल दो, ये वाला गलत है। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, जूतों के स्थान पे जूते होना चाहिए, यहां शुद्धि है। आगे है, वह शायद से आज आए। शायद आप जानते हैं पहले आएगा, इसको लिखना चाहिए था शायद वह आज आए। शायद वह आज आए, आज आएगा। आप जानते हैं शायद वह आज आएगा। शायद शब्द जहां लग जाता है वो जानते हैं संभाव्य भूतकाल।
सॉरी संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। क्या होगा? संभाव्य, संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर संभाव्य भविष्य काल होता है। तो शायद शब्द पहले लग जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, एकदम सही आंसर है। को 4 नंबर जितने लोग आंसर कर रहे हैं डियर, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। अगला देख लो, अति उत्तम किन 2 शब्दों से बना है? अति उत्तम, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया है, या और वा के पहले, या और वा के पहले अगर आधा अक्षर है तो वहां पर क्या होगा डियर? यर संधि हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगा? यर संधि हो जाएगा। और यर संधि का रूल मैंने बताया है। क्या मैंने कहा है कि यदि ई या ई, उ या उ, या री के बाद कोई असमान स्वर आता है, यानी इनको छोड़कर, तो ई के स्थान पे या हो जाएगा। इनके मेल से ई के स्थान पे या हो जाएगा। उ का मेल असमान के साथ हुआ तो वा हो जाएगा। और री के साथ में हुआ तो क्या हो जाएगा डियर? जो है आप जानते हैं, रा हो जाएगा। यह रूल आपको बताया गया है यर संधि में। तो फटाफट देख लो, अति उत्तम है तो होगा क्या? अति प्लस का उत्तम। ऑप्शन नंबर 2 जो लोग आंसर कर रहे हैं, अति प्लस का उत्तम डियर, उन सभी का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने नंद बाबा मिशन योजना शुरू की है? तो आप जानते हैं नंद बाबा दुग्ध, ये सब काम कौन कर सकता है? आप जानते हैं नंद बाबा का नाम उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा योगी सरकार के द्वारा नंद मिशन योजना शुरू कर दी गई है डियर, आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 6 जून को 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू कर दी है डियर। आप सभी को याद रखना है, यह मिशन दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? तो आज की क्लास को डियर यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को मेरी सारी बात अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें डियर। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।